क्वेश्चन नंबर 5, मार्जिन एंड एब्जॉर्प्शन कास्टिंग, जो आपके पास नोट्स प्रोवाइडेड है. MCOR Incorporation incurs the following costs to produce and sell a single product. Variable costs per unit, direct material, direct labor, variable manufacturing overhead. ये ज़हन में रहे, ये पर यूनिट जो है ना हमारे पास कास्ट है सिंगल प्रोडक्ट के. Variable manufacturing overhead, variable selling and administrative expenses, fixed cost per year, fixed manufacturing overhead 90,000, fixed selling and administrative expenses 300,000. During the last year, 30,000 units were produced and 25,000 units were sold. अब ये last year की बात हो रही है. The finished goods inventory account at the end of the year shows a balance of $85,000 per 5,000 unsold units. Required. Number 1, is the company using absorption costing or variable costing to cost units in the finished goods inventory account? Show computations to support your answer. अब देखें कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो यही हमसे पूछा गया है कि आपकी जो कंपनी है वो अब्जॉर्प्शन कास्टिंग यूज़ कर रही है या कौन सा मेथड ऑफ कास्टिंग यूज़ कर रही है. आप अपना कंप्यूटेशंस जो है ना हमें बताएं. तो ये बात किस हवाले से पूछी जा रही है, तो उसका हिंट ये है. देखें कि जो लास्ट ईयर है रिक्वायरमेंट 1 के हवाले से, लास्ट ईयर हमारे पास जो इन्वेंट्री अकाउंट है उसमें हमारे पास जो डाटा गिवन है वो क्या है, 5,000 यूनिट्स हैं जो अनसोल्ड है यानी, और उनकी जो वैल्यू है, जो वर्थ है, वो है 85,000 यूनिट्स. तो बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन हम बता सकते हैं कि इन्होंने मार्जिनल कास्टिंग यूज़ किया हुआ है या एब्जॉर्प्शन कास्टिंग यूज़ किया है, तो हम इनको आंसर कर सकते हैं. तो उसके लिए जो कंप्यूटेशंस हैं वो क्या है, क्योंकि जो इन्वेंट्री की वैल्यू होती है, हम इन्वेंट्री को वैल्यू करते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर. वो किस तरह से करते हैं, सपोज हम ऐसे करते हैं 5,000 यूनिट्स एंड मल्टीप्लाइड बाय पर यूनिट कास्ट, मल्टीप्लाइड बाय पर यूनिट कास्ट. अब हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं. तो यहाँ पे देखें पर यूनिट कास्ट जो है वो हम देख लेते हैं. क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन गिवन है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स. यहाँ पर अगर आप देखें तो डायरेक्ट मटेरियल है हमारे पास 10, डायरेक्ट लेबर $5 और ये हमारे पास है 2. अगर आप सिंपल यहाँ तक प्लस कर लें तो ये आपके पास बन जाएगा कितना, $17. ठीक है. और अगर एब्जॉर्प्शन होता है तो हम क्या करते हैं, फिक्स्ड FOH जो है कास्ट पर यूनिट के हिसाब से वो ऐड करेंगे, तो फिर हमारे पास ये क्या बन जाएगा, एब्जॉर्प्शन कास्ट पर यूनिट. एब्जॉर्प्शन कास्ट पर यूनिट. लेकिन हमारे पास जो आंसर है वो हम जहाँ तक इसको कवर कर लेते हैं. देखिए जब हम इसे $17 से मल्टीप्लाई करते हैं तभी हमारे पास $85,000 बन जाते हैं, जो कि उन्होंने क्वेश्चन में ये वैल्यू हमें प्रोवाइड कर दी है. तो इस तरह से हम उन्हें कह सकते हैं, या हम यहाँ पे उन्हें नोट डाउन जो करेंगे आंसर में, वो क्या करेंगे कि कंपनी जो है वो पहले एब्जॉर्प्शन कास्टिंग यूज नहीं कर रही. ठीक है. तो ये हम बताते हैं उनको ये आंसर में, कमेंट में. ये नहीं, द कंपनी इज not using absorption costing based on the
computations. That's it. बस ये आपका आंसर हो जाएगा और साथ जब ये कंप्यूटेशंस आपने कैलकुलेट की हुई हैं, वर्कआउट किया हुआ है, ये इसको सपोर्ट कर रहा होगा इस कमेंट को, राइट जी। तो ये है हमारे पास रिक्वायरमेंट 1 का आंसर। उसके बाद है रिक्वायरमेंट 2। Assume that the company wishes to prepare financial statement for the year to issue to its stockholders. Then यानी कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रही है और वो अपने स्टॉक होल्डर्स को रिपोर्ट करना है उसने। तो रिक्वायरमेंट ए के मुताबिक इज द 85,000 फिगर फॉर फिनिश्ड गुड्स इन्वेंटरी द करेक्ट अमाउंट टू यूज ऑन दिस स्टेटमेंट फॉर एक्सटर्नल रिपोर्टिंग पर्पसेस। एक्सप्लेन करना है। ये हमारे पास रिक्वायरमेंट 2 और उसका ए। नो $85,000 value for inventory is not appropriate for financial reporting purposes। क्योंकि हमने ये कंसेप्ट्स पहले देखे हुए हैं, डिस्कस किए हुए हैं शुरू में, कि जो मार्जिनल कास्टिंग है वो हमारे पास क्या होती है, सिर्फ इंटरनल डिसीजन मेकिंग के लिए होती है, जो कि एब्जॉर्प्शन कास्टिंग है वो एक्सटर्नल रिपोर्टिंग या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए यूज की जाती है। No, 85,000 value for inventory is not appropriate for financial reporting, and साथ इसके लिख लें because absorption costing is used to value inventory to be used in financial statements। For reporting purposes। जस्ट बस ये हमने कमेंट करना था जी इसको। तो ये देखें बेस्ड ऑन जो है कॉन्सेप्ट्स अगर आपके स्ट्रांग हैं और आप जानते हैं ये सारी बातें, तो आप इसमें 2-3 लाइंस लिख सकते हैं। उसके बाद ये एक्सप्लेन हमने कर दिया। सेकंड जो पार्ट 2 का बी है, एट व्हाट डॉलर अमाउंट शुड 5,000 यूनिट्स बी कैरिड इन इन्वेंटरी फॉर एक्सटर्नल रिपोर्टिंग पर्पस। अब हमने बताना है कि ये किस वैल्यू पे जो है ना इनको रिपोर्ट होना चाहिए, फिर अगर ये हमारे पास अब्जॉर्प्शन कास्टिंग मेथड यूज किया जाए तो ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं अभी। 2 और इसका पार्ट बी, वैल्यू ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री बेस्ड ऑन एब्जॉर्प्शन कास्टिंग। ठीक है जी। तो पर यूनिट कास्ट जो है ये हमें सबसे पहले पता होना चाहिए अंडर एब्जॉर्प्शन कास्टिंग। तो जो वेरिएबल कास्ट थी वो हमने अभी ऊपर कैलकुलेट की हुई थी, वो थी हमारे पास $17, जिसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स शामिल है इसमें। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड्स। इसमें फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट हम ऐड कर लेते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट, तो फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट जो है हमारे पास टोटल में 90,000 है।
और ड्यूरिंग द लास्ट ईयर 30,000 यूनिट्स वर प्रोड्यूस्ड। और इट मीन्स कि हमारे पास $90,000 फिक्स्ड ओवरहेड्स है और 30,000 यूनिट्स अगर प्रोडक्शन थी तो इसका मतलब है ये $3 जो है हमारे पास पर यूनिट पड़ रही है। तो ये है जी हमारे पास 20। अब आप इसकी एंडिंग इन्वेंट्री की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, लाइक 5,000 यूनिट्स multiplied by per unit cost, that is $20. So then $100,000 is the value of ending inventory based on absorption costing, which should used in financial statements. जो कि उन्होंने हमसे पूछा हुआ है, at what dollar amount should the 5,000 units to be carried in inventory for external reporting purposes. तो इसे हम लिख सकते हैं $100,000 value of inventory should be included in, should be used for external reporting purposes. That's it. तो ये आपका एक छोटा सा सवाल था, लेकिन इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स पूछे हुए थे, जो आपको अगर कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं तो आप उसे आंसर कर सकते हैं। तो ये एक नॉर्मल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5। बेसिक कॉन्सेप्ट है इसमें कि आपको, ताकि इसके क्वेश्चन के आंसर्स किए जा सके। ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया आपका। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये भी आपके नोट्स में प्रोवाइडेड है। मोरे कंपनी हैज जस्ट कंप्लीटेड इट्स फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन। ये क्या है जिसका फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन। द कंपनीज एब्जॉर्प्शन कास्टिंग इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर अपीयर्स बिलो। अब इनकम स्टेटमेंट को इस बेस पे है, एब्जॉर्प्शन कास्टिंग बेस पे। दैट इज सेल्स लिखी हुई है जिसमें 40,000 यूनिट्स सेल आउट हुए हैं और ये उसकी सेल प्राइस है। इसको केयरफुली आपने एनालाइज करना है कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन इसमें हमें गिवन है। कास्ट ऑफ गुड सोल्ड है, बिगिनिंग इन्वेंट्री 0 क्योंकि फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन है। एड कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड यानी प्रोडक्शन कास्ट जिसे हम कहते हैं। 50,000 यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किए और 21 पर यूनिट उसकी प्रोडक्शन कास्ट है। गुड्स अवेलेबल फॉर सेल लेस एंडिंग इन्वेंट्री 10,000 यूनिट्स एंड हमारे पास अनसोल्ड है क्योंकि 50,000 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हैं और 40,000 सेल आउट है। और उसके बाद ये हमारे पास कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगी। उसके बाद ग्रास प्रॉफिट, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और नेट ऑपरेटिंग इनकम। So this all is based on absorption costing. The company's selling and admin expenses consist of 300,000 per year in fixed expenses and $3 per unit sold in variable expenses. The company's $21 per unit product cost given above is computed as follows. ये जो 21 है ये कैसे कैलकुलेट हुआ, जो हमने ऊपर प्रोडक्शन कास्ट यूज की है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर कास्ट, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड एंड फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। तो फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का फार्मूला आप देख लें, जैसे हम रूटीन में यूज करते हैं। 250,000 यूनिट्स जो फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का बजट या कास्ट लिख लें उसकी, और जो कैपेसिटी है वो कितना है 50,000 यूनिट्स। तो हमने ये 5 आंसर कर लिया। और यूनिट प्रोडक्ट कास्ट क्या है हमारे पास इस तरह से 21 है। अच्छा जी, इस क्वेश्चन के अंदर अब एक चीज है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। देखिए इसमें अंडर आर ओवर एब्जॉर्ब नहीं है, अंडर आर ओवर एब्जॉर्ब जो है वो नहीं है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन कास्टिंग की स्टेटमेंट बनी हुई है आपके सामने। तो रूटीन में हम जैसे कि यूज करते आ रहे थे, अंडर आर ओवर एब्जॉर्ब फिक्स्ड ओवरहेड वो नहीं है इसमें। ठीक है, देखिए ये सीजीएस आपके सामने बना हुआ है, ना ये सीजीएस के पार्ट में है, ठीक है, ना ये सीजीएस के पार्ट में गिवन है और ना ही किसी प्रॉफिट के एरिया में गिवन है। तो फिर वो कहाँ है या नहीं है, तो उसके रीजन क्या है कि वो क्यों नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको वो बताता हूँ रीजन के क्यों नहीं है। देखिए जो हमारे पास कैपेसिटी हम बात करते हैं यहाँ पे,
यानी बजटेड जिस पे FOH रेट यूज किया गया, दैट इज 50,000 यूनिट्स। एंड कैपेसिटी अटेन्ड यानी जिसे हमने अचीव किया वो भी कितना है, 50,000 यूनिट्स। देयर इज नो वेरिएशन इन कैपेसिटी, दैट्स वाई यहाँ पर कोई अंडर और ओवर अब्जॉर्ब FOH या फिक्स्ड FOH जो है वो नहीं है। देखिए ये हमने FOH का जो रेट है वो 50,000 यूनिट्स रखा और प्रोडक्शन भी हमारी कितना है, 50,000 यूनिट्स है। दैट्स वाई देयर इज नो अंडर और ओवर अब्जॉर्ब फिक्स्ड ओवरहेड्स, राइट। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं। Redo the company's income statement in the contribution format using variable costing। वेरिएबल कास्टिंग के थ्रू हम अब इसका इस पूरी इनकम स्टेटमेंट को दोबारा बनाते हैं। इनकम स्टेटमेंट बेस्ड ऑन मार्जिनल कास्टिंग, सेल्स, ये हमारे पास सेम वही फिगर आ जाएगा। मैं इसको नेट फिगर ही लिख रहा हूँ, 13,50,000, 13,50,000। उसके बाद है हमारे पास लेस वेरिएबल कास्ट्स। तो वेरिएबल कास्ट में सबसे पहले वेरिएबल कास्ट ऑफ सेल्स, अगेन उसमें सबसे पहले बिगनिंग या ओपनिंग इन्वेंट्री, फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन है 0। उसके बाद प्रोडक्शन कास्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट अब जरा देखिए, यूनिट्स हमारे प्रोड्यूस्ड है 50,000 जैसा कि हमने ऊपर देख लिया है, मल्टीप्लाइड बाय पर यूनिट कास्ट बट अंडर मार्जिनल कास्ट। तो पर यूनिट कास्ट जो है हमारे पास, हम देख लेते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड्स। ये हमारे पास गिवन है यहाँ पे डाटा 10, 4 एंड 2। फिक्स्ड ओवरहेड्स को छोड़ देंगे, ये हमारे पास कितना बन जाएगा, 16 पर यूनिट। यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी $16, मल्टीप्लाई करेंगे 800,000, ये हमारे पास प्रोडक्शन कास्ट बन जाएगी। उसके बाद यहीं पे हम माइनस कर देंगे जी एंडिंग इन्वेंट्री। तो एंडिंग इन्वेंट्री में हमारे पास 10,000 यूनिट्स है, क्योंकि यूनिट्स जो सोल्ड है वो 40,000 यूनिट्स है, मल्टीप्लाइड बाय 16 कर लेंगे अगेन बेस्ड ऑन दिस डाटा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी, 160,000 जो एंडिंग इन्वेंट्री है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स सिंपली, ठीक है। तो वो कितना आता है जी हमारे पास, 6,40,000। देन अदर वेरिएबल एक्सपेंसेस, यानी जो वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस है हमारे पास, वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस। तो ये उन्होंने हमें इंस्ट्रक्ट किया हुआ है कि दीज आर सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 420,000, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं केयरफुली, और उससे हटके यहाँ पर भी उन्होंने हमें बताया हुआ है, ये जो उन्होंने हमें इंफॉर्मेशन में यहाँ पे दी, द कंपनी सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस consist of 300,000 per year in fixed expenses and $3 per unit sold in variable expenses। तो अब हमने क्या करना है, वेरिएबल एक्सपेंसेस को उठाना है, क्योंकि ये जो फिगर है ये क्या है, टोटल है। तो जितने हमने यूनिट्स बेचे हैं, दीज आर 40,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय $3।
120,000 प्लस किया तो टोटल वेरिएबल एक्सपेंसेस मैन्युफैक्चरिंग एंड नॉन मैन्युफैक्चरिंग, ये हमारे पास बन जाएगा 7,60,000। सेल्स में से जब हमने ये तमाम वेरिएबल एक्सपेंसेस माइनस किए, अगेन हमारा आंसर कंट्रीब्यूशन मार्जिन इन टोटल 7,60,000 को माइनस कर देंगे 1350,000। ये हमारे पास आंसर आ रहा है जी 590,000, राइट। अब हमने क्या करना है, यहाँ से माइनस करने हैं फिक्स्ड एक्सपेंसेस लेस फिक्स्ड कास्ट या फिक्स्ड एक्सपेंसेस, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस एंड फिक्स्ड सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस। तो ये हमारे पास 3 लाख है और ये हमारे पास 90,000 है। 390,000 हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो फिर हमारे पास जो आंसर होगा, सॉरी यहाँ पे मैंने एक जरा गलती कर दी, जो फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है वो कितना है हमारे पास 250,000। 250,000। In this way we got fixed cost total 550,000, राइट। अभी हम जब माइनस करेंगे यहाँ से तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग इनकम अंडर मार्जिनल कास्ट, that will be simply 40,000। तो इन दिस वे हमारे पास जो रिक्वायर्ड था कि आप ये इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट करें बेस्ड ऑन मार्जिनल कास्टिंग कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट। तो ये जो फॉर्मेट हमने यूज किया है इसको हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट। स्टेटमेंट को पढ़ लें, रीड यू द कंप्लीट इनकम स्टेटमेंट इन द कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट यूजिंग वेरिएबल कास्टिंग, ठीक जी। उसके बाद रिक्वायरमेंट 2, reconcile any differences between net operating income on your variable costing income statement and net operating income on the Blarfin costing income statement above। Again, profit को reconcile करना है, reconciliation of profit। तो again हम यहाँ लिख लेते हैं profit under marginal costing, जैसे कि हम पहले लिखते आ रहे हैं, reconciliation बनाते हैं। तो ये है जी हमारे पास $40,000 जैसे कि अभी हम देख रहे हैं स्क्रीन पे। उसके बाद इसमें प्लस या माइनस हो सकता है, लेकिन ये बेस्ड ऑन जो डिसीजन होगा हमारा क्या होगा इन्वेंट्री की मूवमेंट। यहाँ पे हम पहले इन्वेंट्री को देख लेते हैं। जो बिगिनिंग इन्वेंट्री थी हमारे पास वो है जी 0, और जो एंडिंग इन्वेंट्री थी वो है हमारे पास 10,000। ये मैंने एंडिंग इन्वेंट्री पहले नहीं लिखा, बाद में लिख दिया, बिगिनिंग इन्वेंट्री शुरू में लिख दिया। तो आप इसमें से जो भी पहले लिखे सिर्फ आप ये देखें कि चेंज इन इन्वेंट्री क्या है, चेंज इन इन्वेंट्री क्या है, आपको ये आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए। आप जो पहले जो भी लिख लें वो जरूरी नहीं। तो इसमें क्या है, पॉजिटिव चेंज है कि पहले 0 था अब 10,000 है, तो 10,000 यूनिट्स जो है वो क्या हो गए, बढ़ गए। 10,000 यूनिट्स क्या है, बढ़ गए। तो इस तरीके से अब यूनिट्स अगर बढ़ गए तो हमारे पास फिक्स्ड एफओएच रेट जो है वो हम देख लेते हैं जी, हमारे पास कितना उससे मल्टीप्लाई कर लेना है।
फिक्स्ड एफओएच रेट यहाँ पे कैलकुलेटेड है, आप देख सकते हैं इस वर्किंग के अंदर, अदरवाइज आप कैलकुलेट कर भी सकते हैं। तो ये है $5, तो इट विल बिकम 50,000। तो ये क्योंकि जब इन्वेंट्री इंक्रीज होती है तो फिक्स्ड एफओएच क्या होता है, कॉन्सेप्ट अगेन फिक्स्ड एफओएच डेफर हो जाता है इन इन्वेंट्री, इन एंडिंग इन्वेंट्री बैलेंस शीट में। जबकि जो मार्जिनल कास्टिंग है उसमें सारे का सारा फिक्स्ड एफओएच क्या होता है, एक्सपेंस आउट हो जाता है। और एब्जॉर्प्शन कास्टिंग में फिक्स्ड ओवरहेड का कुछ पोर्शन का मतलब है जितना इन्वेंट्री बच जाएगी, अनसोल्ड होगी, उस तमाम इन्वेंट्री के साथ पर यूनिट के हिसाब से एफओएच क्या होगा, वो इन्वेंट्री में शिफ्ट हो जाएगा, यानी एसेट में शिफ्ट हो जाएगा। जबकि मार्जिनल कास्टिंग में हम क्या करते हैं, सारे का सारा फिक्स्ड एफओएच एक्सपेंस आउट कर लेते हैं। तो इसलिए अब यहाँ पे हम प्लस करेंगे फिक्स्ड एफओएच डेफर्ड। अब डेफर्ड का मतलब क्या है कि वो उसमें डंप हो गया है, एक्सपेंस आउट नहीं हुआ, लेटर ऑन ये एक्सपेंस में कन्वर्ट होगा जब इन्वेंट्री सेल आउट होगी। डेफर्ड इन एंडिंग इन्वेंट्री, दैट इज 50,000। तो फिर हमारे पास प्रॉफिट हो गया जी, प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कास्टिंग, दैट इज $90,000। दैट इज आंसर एंड दैट्स इस तरह से हमने ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया।